नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान का जो औद्योगिक परिदृश्य है उससे संबंधित बातें करने जा रहे हैं। तो जो व्यवसाय है उसके आधार पर राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या आते हैं? आखेट मतलब शिकार, पशुपालन, कृषि, खनन, ये सभी प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक उद्योग जो है, द्वितीयक औद्योगिक परिदृश्य में आता है उद्योग। और तृतीय जो औद्योगिक परिदृश्य है उसमें आते हैं पर्यटन, व्यापार और संचार। तो ये 3 आधार पर इसे बांटा है। कच्चे माल की सहायता से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली जो इकाई है उसको विनिर्माण कहते हैं। तो विनिर्माण में क्या होता है? कच्चे माल की सहायता से हमें एक उपयोगी सामग्री निर्मित करने में मदद मिलती है, या उसे ही उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण बोल दो चाहे उसे उद्योग बोल दो। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की जो उपयोगिता है एवं कीमत जो है, इन दोनों में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। फिर है कुटीर या घरेलू उद्योग। ये कौन से होते हैं कि परिवार के सदस्यों द्वारा ये संचालित होते हैं, कि परिवार के सदस्य मिलकर जो काम करते हैं वो कुटीर या घरेलू उद्योग कहलाता है। जैसे टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, स्वेटर बनाना, ये सभी कुटीर या घरेलू उद्योग में आते हैं। फिर है लघु उद्योग। लघु उद्योग में क्या होते हैं? इसमें 10 से 100 श्रमिक कार्य करते हैं। तो इसमें ये जो है इसका आकार थोड़ा कुटीर उद्योग से बड़ा हो जाता है और इसमें 10 से लेकर 100 तक श्रमिक काम कर सकते हैं। इसमें आते हैं माचिस उद्योग, ईंट उद्योग, रंगाई छपाई का निर्माण आदि लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें परिवार के सदस्य के अलावा अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। फिर आता है वृहत उद्योग, मतलब सबसे बड़े उद्योग। इसमें क्या होता है? अधिक पूंजी का निवेश इसके अंतर्गत किया जाता है, अधिक श्रमिक भी इनके लिए चाहिए और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत होती है। इसमें आते हैं सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। फिर है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, कि इनका जो मालिक है, मालिकों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण नीचे किया गया है। पहला है निजी उद्योग। निजी मतलब स्वयं का। इन निजी उद्योग का जो स्वामित्व है वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जो सार्वजनिक उद्योग हैं ये सरकार द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये एक सार्वजनिक उद्योग है। संयुक्त उद्योग जो है ये राज्य व व्यक्ति के समूह द्वारा संचालित होते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, तो ये संयुक्त उद्योग के अंतर्गत आता है। फिर सहकारी उद्योग का जो स्वामित्व व संचालन है वो कच्चे माल के उत्पादकों या मूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों, कौन कौन? उत्पादकों या मूर्तिकारों और कामगारों, इन दोनों द्वारा निर्मित ये होते हैं। जैसे सरस डेयरी उद्योग जो है ये सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ये इनके 4 आधार हो गए। एक तो निजी उद्योग मतलब स्वयं का स्वामित्व होता है, एक सार्वजनिक उद्योग, एक संयुक्त उद्योग जो मिलकर चलाया जाता है, और एक सहकारी उद्योग। फिर एक कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आगे हम करने जा रहे हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे सूती वस्त्र जो उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग है। समुद्र आधारित उद्योगों में मत्स्य निर्माण व खाद्य प्रसंस्करण का काम किया जाता है, तो ये समुद्र आधारित उद्योग है। खनिज उद्योगों में अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और ये आधारभूत उद्योग भी
कहलाते हैं। जैसे भवन निर्माण उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं। वन उद्योग में बीड़ी, कत्था, गोंद, कागज, औषधि, बांस का सामान आदि निर्मित होता है। कुटीर या लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। कौन करता है? राजस्थान लघु उद्योग। इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या हैं? इसका जो बाजार है वो सीमित है और वित्तीय साधनों की इसमें कमी होती है। अनुसंधान व आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव इसमें देखने को मिलता है। फिर है हथकरघा उद्योग। ये बहुत कम पूंजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करता है। इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान की जाती है। कि जो बुनकर होते हैं, बुनाई करने वाले, उनको कौन सहायता प्रदान करता है? एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक। दलहनी उद्योगों में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर में गन्ने के रस से गुड़ व खांडसारी का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर गन्ने की फसल जो है वो ज़्यादा होने के कारण गुड़ व खांडसारी के उद्योग यहाँ निर्मित है। सरसों के जो तेल उद्योग हैं वो अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर में तेल घानी उद्योग निर्मित हैं जो सरसों से उत्पादन करते हैं। अजमेर में मूंगफली के तेल की खल व कोटा, बूंदी, बारा, पाली में तिल्ली की खल की इकाइयाँ जो है वो कार्यरत हैं। जयपुर का जो जौहरी बाजार है ये सोने चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा में संगमरमर, धौलपुर जो है यहाँ लाल पत्थर, जैसलमेर जो है इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, इसमें पीला पत्थर, जालौर में ग्रेनाइट के उद्योग कार्यरत हैं। राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो 1889 ईस्वी को ब्यावर जो अजमेर जिले में है यहाँ स्थापित की गई थी। और राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई के लिए सांगानेर, बगरू प्रमुख हैं और सिले सिलाए वस्त्र की दृष्टि से जयपुर, जोधपुर, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए जिप्सम व चूना पत्थर तो पर्याप्त है, परंतु कोयला जो है वो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से आयात किया जाता है। शक्कर जो उद्योग है ये मौसम पर आधारित है। इसका जो कच्चा माल है वो गन्ने के रूप में होता है। गंगानगर शुगर मिल ही वर्तमान में कार्यरत है। तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों की वृद्धि के उद्देश्य से सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज जो है वो सीतापुरा जयपुर है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो झुंझुनू में है ये, और इलेक्ट्रॉनिक जो कारखाने हैं वो भिवाड़ी, पिलानी और जोधपुर में कार्यरत हैं। रासायनिक उद्योग के कारखाने डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़ में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग व इंस्ट्रूमेंट के जो कारखाने हैं वो कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर में कार्यरत हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें क्या है कि राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उनको संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ संक्षेप में इनके बारे में बताया गया है। राजस्थान जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में एक पतंगाकार रूप में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर, जो उत्तर में गंगानगर से शुरू होता है और दक्षिण में बांसवाड़ा तक जाता है। तो ये इसका जो ये विस्तार है ये 826 किलोमीटर है। और
पूर्व व पश्चिम का जो विस्तार है, पूर्व में धौलपुर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर तक ये 869 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। 30 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। तो कभी कभी इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो इनको हम माइनस करेंगे तो इनमें अंतर आ जाएगा। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43% माना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है, इसकी लंबाई 1017 किलोमीटर है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान से लगती है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर है। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी, ये अधिकांश भाग जो है ये तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इसके अवशेष के रूप में लोणकरणसर, पंचभद्रा, सांबर, डीडवाना, ये क्या है, ये खारे पानी की झीलें हैं जो तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहला इसका जो भौतिक भूभाग है, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत सबसे बड़ा मैदान ये माना जाता है। इसका जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है और बालू की पहाड़ियों को इसमें धोरे कहा जाता है। तो यहाँ जो बालू की पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, धोरे कहलाती हैं। 12 जिलों में 61 डिग्री भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। इंदिरा गांधी नहर के आने से ये जो 12 जिले हैं ये समृद्ध हुए हैं। इसकी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 से 450 मीटर मानी जाती है। इसके 4 उपभाग माने जाते हैं, लूणी बेसिन, शेखावाटी भाग, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उपभाग हैं। कैर, आक, थौर, लाणा, फोग, आरना, ये यहाँ की प्रमुख झाड़ियाँ हैं। पाक सीमा पर ये फैला हुआ है। फिर दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली प्रदेश, इसे आड़ावाला भी कहा जाता है। मरुस्थल को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अरावली पर्वतमाला विभाजित करती है। विश्व की ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और ये खेड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर फैली है। कभी कभी इसका ये क्रम आ जाता है ये कहाँ से कहाँ है, तो हमें ये दिल्ली से बतानी है गुजरात के पालनपुर तक। वह इसी क्रम में ऊंचाई भी इसकी आगे कम होती जाती है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पालनपुर गुजरात में है और धीरे धीरे आगे जाने पर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने का काम और मानसून को रोककर दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाने का काम अरावली पर्वतमाला करती है। यह 9% भाग पर विस्तृत है, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है। फिर आगे जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है इसके 3 बेसिन माने जाते हैं, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन। यह गंगा के मैदान का ही प्रमुख हिस्सा माना जाता है। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह 23% भाग पर फैला है और यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। चंबल
नदी का जो क्षेत्र है वो नाली अपरदन के कारण डांग या उत्खात भूमि कहलाता है। चंबल का जो बिहेड है वो कोटा से धौलपुर तक फैला हुआ है। माही के मैदान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ आते हैं। फिर आगे का जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। इसमें क्या होता है, ये लावा से जो उत्पन्न काली उपजाऊ मिट्टी युक्त ये होता है और इसमें कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ के क्षेत्र आते हैं। पार्वती व काली सिंध नदियों से कोटा बारा में कांपिय बेसिन का निर्माण होता है। मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ 7% भाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए और इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर के रूप में वहाँ उपलब्ध हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र व प्रमुख झीलों को समझाइए। तो यहाँ जो अपवाह तंत्र है उसको हमें बताना है। तो अरब सागरीय अपवाह क्रम में क्या आता है, ये अरावली से दक्षिण पश्चिम में इसका प्रवाह होता है। साबरमती, पश्चिमी बनास, माही, लूनी व उनकी सहायक नदियाँ जो हैं वो अरब सागरीय अपवाह क्रम में आती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम माही नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत धार जो मध्य प्रदेश जिले में, मध्य प्रदेश राज्य का जो जिला है धार, वहाँ से ये निकलती है और अमरोरू मिंद्रा स्थान जो है ये इसका उत्पत्ति स्थल है। फिर ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए प्रतापगढ़ में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर बांसवाड़ा में माही बाजार सागर बांध का निर्माण किया गया है। फिर है लूनी नदी, जिसको खारी मीठी नदी भी कहा जाता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जालौर में बहने के बाद कच्छ की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है। आगे है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम। पहले था अरब सागरीय अपवाह क्रम, अब है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम। ये अरावली के पूर्व में इसका प्रवाह होता है और इसमें कौन कौन सी नदी आती हैं, चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, बाणगंगा, बेड़च। तो ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम की प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी, जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ियों से होता है। ये कहाँ पड़ती हैं, ये महू मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। राजस्थान में इसका प्रवेश जो है वो चौरासीगढ़ या भैंसरोडगढ़ जिले, जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ इसका प्रवेश राजस्थान में होता है। उसके बाद में ये कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहने के बाद मुरादगंज उत्तर प्रदेश में ये यमुना से मिल जाती है। तो ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, 6 जिलों से होकर ये गुजरती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व 12मासी नदी मानी जाती है। कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है और इस नदी पर जो बांध निर्मित हैं वो है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज ये राजस्थान में निर्मित है। फिर आगे जो नदी है वो है बनास नदी, जिसको वर्णासा या वन की आशा भी कहा जाता है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों जो राजसमंद जिले में है वहाँ से होता है, या वैरोमठ जो कुंभलगढ़, राजसमंद में कुंभलगढ़ जो स्थान है वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है और यह
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। तो ये 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक में बहने के बाद ये रामेश्वर नामक स्थल जो सवाईमाधोपुर में पड़ता है, वहाँ ये चंबल में मिल जाती है। इसके किनारे पर टोंक, सवाईमाधोपुर स्थित है और इस नदी पर बिसलपुर बांध भी बनाया गया है। आगे है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है वो बैराट पहाड़ी जयपुर से होता है और जो भरतपुर का घना पक्षी विहार है उसमें नम भूमि का निर्माण भी इसके द्वारा होता है। फिर तीसरा जो अपवाह क्रम है वो है आंतरिक अपवाह क्रम, कि इसमें जो नदियां हैं वो ना तो अरब सागर में गिरती हैं ना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बल्कि वो धरती पर ही विलुप्त हो जाती हैं। ये झील या स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? घग्गर नदी, कांतले नदी, काकनी नदी, साबी, रूपारेल और मेंढा नदी। तो ये आंतरिक अपवाह क्रम की प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले देखते हैं घग्गर नदी। इसका जो उद्गम है वो शिवालिक हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये गंगानगर जिले में जाकर भूमिगत हो जाती है। सरस्वती की ये सहायक नदी मानी जाती है। फिर है राजस्थान की झीलें। तो खारे पानी की राजस्थान की जो झीलें हैं वो पंचभद्रा, बाड़मेर, लूणकरणसर जो बीकानेर जिले में है, फलोदी, कावोच, कच्छोर, खोसा। तो ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। सांबर झील जो है ये फुलेरा जयपुर में है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। डीडवाना नागौर में डीडवाना झील जो है ये नागौर जिले में है और यहाँ सोडियम सल्फेट बनाने के संयंत्र निर्मित हैं। फिर है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की कौन कौन सी हैं? जनासागर जो उदयपुर में है, नक्की झील जो आबू सिरोही में है और कायलाना झील ये मीठे पानी की प्रमुख झीलें हैं। जयसमंद झील जो उदयपुर में स्थित है, यह सबसे बड़ी मीठी कृत्रिम झील मानी जाती है जिसमें कई टापू मौजूद हैं। इसमें जो सबसे बड़ा टापू है उसको बाबा का भागड़ा और सबसे जो छोटा टापू है उसको प्यारी कहा जाता है। महाराजा जयसिंह द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर उस पर 1687 से 1691 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया गया था। फिर है फतेह सागर झील जो चिकलवास उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर ये निर्मित है। यह फतेह सिंह द्वारा बांध बनाकर आयर नदी का पानी इस झील में पहुँचाया गया है। तो आयर नदी का पानी किस झील में आता है? फतेह सागर झील में। फिर है राजसमंद झील जो कांकरोली में निर्मित है। यह राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इसका दक्षिणी भाग जो है वो नौ चौकी के नाम से जाना जाता है और यहाँ 25 शिलालेख संगमरमर से निर्मित माने जाते हैं जिन पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण माना जाता है। मेवाड़ के तीर्थ स्थल उभयेश्वर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी के पानी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया गया है। उभयेश्वर के जल को जनासागर व फतेह सागर झीलों में पहुंचा दिया गया है। फिर है पिछोला झील उदयपुर जिले में। यह झील राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा निर्मित की गई थी। आना सागर जो झील है ये अजमेर जिले में है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया था। इसके किनारे पर शाहजहां द्वारा बारादरी व जहांगीर द्वारा दौलत बाग का निर्माण
करवाया गया था। पुष्कर झील अजमेर ज़िले में है, जो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है और यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर निर्मित है। सिलीसेट झील जो है ये अलवर ज़िले में है और यहाँ पर मछली पालन का कार्य किया जाता है। कोलायत झील बीकानेर ज़िले में है। इसके किनारे पर कपिल मुनि का आश्रम निर्मित है। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो फैक्ट हैं वो क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको स्टडी मेंटर चैनल उस डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।